You've probably heard about cord blood stem cells, but what do they actually do? And where can you find them? Cord blood is the leftover blood in a child's umbilical cord at birth. It has all sorts of amazing benefits and untapped potential. And scientists are only just beginning to discover all of its special healing powers.
Most of its powers come from stem cells. Think of stem cells as super cells that can repair or replace damaged cells in your body. It's like having a backup of the healthiest version of you. Most people are unaware of the benefits of cord blood, and as a result, their baby's cord blood is discarded as medical waste. That's crazy. Cord blood stem cells are multipotent cells that have the special ability to develop into any type of blood cell found in the body. That's why scientists thought, why not use the stem cells to treat debilitating diseases? A few years of research and, ta-da, it worked. Cord blood stem cells have been used for over 25 years in treatment of diseases like leukemia, sickle cell anemia, plus about 80 other diseases and conditions. And researchers have had promising results in using cord blood stem cells to treat Alzheimer's, cerebral palsy, heart diseases, autism, and even spinal cord injury. Wow, that's amazing! And just to think we've only just begun. Imagine what we could do with cord blood stem cells in the next 30 years. Saving your baby's cord blood now means your family will benefit from the amazing powers cord blood has to offer. So, protect your family's long-term health by making the decision to save your baby's cord blood today. वेलकम ऑल, हैप्पी गर्भ संस्कार, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार और स्टेम साइट इंडिया द्वारा आयोजित इस 3 दिन के वर्कशॉप में आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज द डे 2। यस, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बट होप कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखकर भेज दीजिएगा। ग्रेट ग्रेट, फेयर इनफ। सो ऑलमोस्ट सभी को बहुत अच्छी तरीके से अब आवाज आ रही है। तो दूसरा दिन आज हमारा सेशन का शुरू होने जा रहा है। तो शुरुआत में मैं चाहूंगा कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसका एक क्विकली रिवीजन कर लिया जाए। जरा देखे तो सही कि आपको क्या क्या चीजें याद रही है। तो कल हमने हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। तो मैं चाहूंगा कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ आप सभी चैट बॉक्स में क्विकली अपने आंसर्स लिखने शुरू कर दीजिए कि हमने कल कौन कौन सी बातों को सीखा था, क्या क्या चीजें थी जो कल हमने डिस्कस की थी। यस, शिल्पा जी, निकिता जी, होप के अभी आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही होगी। यस, भाविशा जी, हस्बैंड के रोल के बारे में हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली क्या बातें हमने डिस्कस की थी हस्बैंड के रोल के बारे में कि हस्बैंड को किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, राधिका जी एबल टू हियर। बेबी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, यस अंकिता जी, कल हमने बेबी के बेबी का ब्रेन डेवलप करने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन की अलग अलग एक्टिविटीज सीखी थी। बिल्कुल परफेक्ट। मेक फील हैप्पी, यस, वाइफ को खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है। हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ, केयर, प्रोटेक्शन, इमोशनल हेल्प करना, टेक केयर करना, यस, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। बिल्कुल परफेक्ट। साथ ही साथ एक मैजिकल एक्टिविटी की थी कि जिसमें आप में से ज्यादातर लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा मजा आया था सबको। वो एक्टिविटी कौन सी थी जिसमें कुछ मदर्स ने बेबी मूवमेंट भी फील किया था। स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, यस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। यस, वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें आपने, यस, वेरी गुड, गर्भ संवाद। टीना जी, भाविशा जी, टॉक टू बेबी, यति जी, यस, गर्भ संवाद, सभी को नाम भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। ग्रेट। सो ओवरऑल कल की बहुत सारी बातें, ज्यादातर बातें आप सभी के मन में क्लियर है। तो चलिए
शुरू करते हैं आज के सेशन की बातें। आज हम गर्भ संस्कार के बेनिफिट समझने वाले हैं, साथ ही साथ हम साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में गर्भ संस्कार को समझने वाले हैं। तो आज आपको पेपर, पेन, डायरी और पेन की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ एक पटेटो की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमने आपको कल भी कह दिया था। तो अगर आपने पटेटो नहीं लिया है तो जल्दी से अपने पास पटेटो ले लीजिए, क्योंकि सेशन के बीच में आपको खड़ा ना होना पड़े। और जूम पर हमारे साथ जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने वीडियो कैमरा सेशन के दौरान ऑन रखिएगा। आज हम काफी सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी के दौरान आपको कैमरे की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम आपको गाइड कर सके, अच्छी तरीके से समझा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक गेम खेलते हुए। जैसे कल भी हमने एक गेम खेला था, आज का भी एक बड़ा मजेदार गेम है। गेम का नाम है डू एज आई से। एक बार फिर से मैं बताता हूं, गेम का नाम है डू एज आई से। मैं जैसे कहूं वैसे आपको करना है, और ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहला टास्क ये करना है कि अपना मोबाइल या लैपटॉप आपसे थोड़ा सा दूर रख लीजिए और आपके दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार फ्री कर दीजिए। आपके दोनों हाथ अपने चेहरे के आसपास इस तरीके से ला दीजिए। और गेम के कुछ रूल्स इस प्रकार हैं कि मैं आपको जो कहूंगा वो आपको फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं गेम के रूल्स। मैं जो कहूंगा वो आपको फॉलो करना है अपने दोनों हाथों की मदद से। राइट, क्विकली अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा। निधि जी, अंकिता जी, योगिता जी, अंजलि जी, पूजा जी, कृपा जी, कुमकुम जी, सोनल जी, वृशाली जी, पायल जी, सोनल जी, प्रियंका जी, काजल जी, एवरीबडी इज देयर। और ऑलमोस्ट सभी हस्बैंड के साथ भी बैठे होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आपके कैमरास ऑन हो जाए। यस, अभय जी भी हमारे साथ हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से रूल रिपीट कर रहा हूं। आपको अपने दोनों हाथों की मदद लेते हुए मैं जो कहूं वो फॉलो करना है, उसे रिपीट करना है। ओके, रेडी? यस, वेरी गुड। तो चलिए, दोनों हाथ सिर पर। यस, हमें बच्चा बन जाना है और बच्चों वाली हरकतें करनी है, बिल्कुल भी शर्म नहीं रखेंगे हम। दोनों हाथ गाल पर, दोनों हाथ फोरहेड पर, दोनों हाथ फिर से सिर पर, दोनों हाथ नाक पर, गाल पर, गले पर, गर्दन पर, आंखों पर। क्या हो रहा है? गड़बड़ गड़बड़ होना शुरू हो गया सभी का, जबकि मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। 3 बार कहा था कि मैं जो कहूं वही आपको फॉलो करना है, पर फिर भी आप सब क्या करने लगे? आप में से ज्यादातर फ्रेंड्स क्या करने लगे? जो मैं कर रहा था उसे फॉलो करने लगे। यही चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे पहला सिद्धांत है, जो ये कहता है चाइल्ड सी चाइल्ड डू। बच्चे को हम कितना भी डांट कर, बोल कर, कहकर समझाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो चीज आपको अपने बच्चे को सिखानी है वो पहले खुद करिए। बच्चा ज्यादातर चीजें मम्मी और पापा को ऑब्जर्व कर कर सीखता है। अगर हम बेटे को कहेंगे या बेटी को कहेंगे बेटा मोबाइल मत देखो, टीवी पर ज्यादा एंगेज मत रहो, और हम ही खुद मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, तो फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ हमको देखकर ही सीखता है। और यही बात लागू पड़ती है प्रेगनेंसी के समय से। प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता जैसे विचार करते हैं, जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, जो सोच रखते हैं, वही बातें एज इट इज गर्भ में पल रहा बच्चा भी सीखता है। और इसी सिद्धांत को कहते हैं गर्भ संस्कार, जो कि कल से हमने सीखना शुरू कर दिया है। तो अब एक यूनिवर्सल लॉ आपके मन में क्लियर हो गया। अगर हमें बच्चे को कुछ भी सिखाना है ना, तो बोलने से फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बोलने से अगर फायदा होता तो आप भी मैंने जो कहा वही करते, पर हम भी नहीं समझते तो बच्चा भला कैसे समझेगा। तो सिंपल सा रूल है, हमें जो बच्चे को सिखाना है वो पहले हमें खुद करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 6 साल का होकर करेले की सब्जी नहीं खाता, तो गलती किसकी है? प्रेगनेंसी के दौरान हमने भी करेले को नहीं टच किया था। राइट, तो जो भी चीजें हैं वो कनेक्टेड है मैक्सिमम प्रेगनेंसी के समय से। इसी बात को आज हम और ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं कुछ साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, कुछ ऐसे स्टडीज जो भारत और भारत के बाहर जाने माने वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज पर, बच्चों का गर्भ में कैसे विकास हो रहा है, उन सारी बातों को स्टडी करते हुए, और जो रिसर्च, जो तथ्य उन्होंने खोजकर बाहर निकाले, वो सच में हमारी आंखें खोलकर रख देंगे। हमें ये फील करवाएंगे कि हम प्रेगनेंसी की इतनी अद्भुत अपॉर्चुनिटी को शायद सिर्फ मूड स्विंग होने में या उल्टी उबका होने में ही कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे। या ज्यादातर माता पिता क्या ढूंढते रहते हैं, हम डाइट में क्या खाएं, हम कौन सी एक्सरसाइज कर लें, हमें कोई ये बता दे कि हम पपीता खा सकते हैं या नहीं। बस इससे ज्यादा हमारा कोई रिसर्च होता ही नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। मैक्सिमम केसेस में हम यही करते हैं ना, या फिर बहुत ज्यादा अगर गूगल पर सर्च कर लिया तो कहीं से प्रेगनेंसी म्यूजिक शब्द समझ में आ गया, तो हमने प्रेगनेंसी में म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया और हम सोच लेते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया हमारे बेबी के लिए। पर आज जब ये रिसर्च पेपर्स आपके सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कितना कुछ पॉसिबल है करने के लिए। तो सबसे पहला रिसर्च पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये रिसर्च पेपर कौन सी जर्नल में से है, कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो सब कुछ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, राइट। तो आपके पास पूरा ऑथेंटिक डेटा आ रहा है अभी। ये रिसर्च पेपर कहता है कि बच्चे का 80% ब्रेन माता के गर्भ में प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान बन जाता है। जन्म लेने के बाद बच्चा 3 से 4 साल का होता है तब 15% दिमाग बनता है, और बाकी पूरी लाइफ 5%। और हम बड़े समझदार, बच्चे का जब 5% ब्रेन डेवलप होता है तब हम पूरी दुनिया भर की मेहनत करते हैं, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, अच्छे प्रोफेसर्स टीचर्स रखेंगे, फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा काफी मम्मी पापा ने। बट व्हाट अबाउट 80%? जब सबसे मैक्सिमम पोर्शन काम कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उस समय हम आराम करने में या मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी रह जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हम मिस कर जाते हैं। इसी रिसर्च को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई लाइंस हैं उनको गौर से पढ़िए। 100 बिलियन न्यूरॉन्स बच्चे के माता के गर्भ में प्रेगनेंसी के 9 महीनों में बन जाते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये 100 बिलियन बनने के लिए कितनी तादाद की स्पीड रहती है हर मिनट? एवरी मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं बच्चे के दिमाग में। और ये शुरू कब से होता है? 16th डे ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता भी नहीं था प्रेग्नेंट हो चुके हो, तब से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, और डिलीवरी के दिन तक ये कार्यक्रम इसी स्पीड पे चलेगा। हमारा सेशन शुरू हुए करीबन 10 मिनट हुए हैं। 2.5 लाख इंटू 10, 25 लाख न्यूरॉन्स आपके बेबी के ब्रेन में बन गए। और इस 10 मिनट में हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया वो सब कुछ उसने सुना और अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। और अगर इसकी जगह में अभी अनुपमा दिखा रहा होता आपको, या सास बहू की सीरियल दिखा रहा होता कोई, तो बच्चे ने क्या स्टोर किया होता? नेगेटिव बात है। सो ये एक छोटा सा रिसर्च पेपर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। हमें कितना क्लियर करवा रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो हमें गाइडलाइन दी थी और कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और संस्कारमय वातावरण में रहना है, वो ऐसे ही नहीं कहा था। इस रिसर्च को वो जानते थे हजारों वर्ष पहले। हमारा मॉडर्न साइंस भले इसे 15-20 साल पहले ही ढूंढ पाया है, बट हमारे ऋषि मुनियों को ये बात हजारों वर्ष पहले क्लियर थी। एक और रिसर्च पेपर मैं आपको बताता हूं जो ये कहता है कि बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द वूम। बच्चा माता के गर्भ में सुन सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। काफी लोग ये कहते हैं कि बच्चा 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी में सुनना शुरू करता है। ये आधा सच है। हाँ, फिजिकली कान का डेवलपमेंट 3rd मंथ के बाद शुरू होता है, बट व्हाट अबाउट स्किन, व्हाट अबाउट स्केलेटन सिस्टम? इन सब चीजों से भी बच्चा सुनना शुरू कर देता है, और इनकी रचना प्रेगनेंसी के 10वें 12वें दिन से ही होनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। सिर्फ कानों से ही सुनेगा तभी सुनना है ऐसा समझना आधी समझ हुई ना। तो हमें पहले दिन से ही अलर्ट रहना है, हमें पहले दिन से ही प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है
जो कि ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। एक और रिसर्च पेपर हम देखते हैं जो कहता है, यस, जो मैंने आपको बताया कि हियरिंग एंड लिसनिंग इन द वूम्ब ये कब से शुरू होता है, तो बिटवीन 0 एंड 16 वीक्स। At this early stage, the unborn baby is surrounded by sound, vibrations, and motions which are felt through the skin and skeleton system. अब ये मैंने नहीं ढूंढा, ये किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा है। कौन से रिसर्च पेपर में लिखा है, कौन से जर्नल में लिखा है, वो सारी बातें आपके सामने है। यू कैन गो एंड गूगल इट, राइट। तो मन में कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, ये है। इसे किसी भी तरीके से साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हम भी जो कुछ सीखे हैं या हमारी लाइफ का भी जो बिलीफ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने उनकी प्रेगनेंसी के समय जो किया था ना, उसका रिफ्लेक्शन है। हम कभी भी हमारी बिलीफ सिस्टम के बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाते। और वो बिलीफ सिस्टम डेवलप कहां होती है? माता पिता द्वारा प्रेगनेंसी के 9 महीनों में। एक और रिसर्च पेपर देखते हैं जो कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की क्या इंपैक्ट पड़ती है माता के द्वारा बच्चे पर। तो काफी सारे रिसर्च ने यह प्रमाणित किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता दुखी रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो यही सारा डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और काफी केसेस में ये रुक जाता है। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये भगवान का कारनामा नहीं है। भगवान ने ये सारा कंट्रोल माता पिता को दे दिया है। माता पिता को पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है बस। पर दिक्कत यही तो है, क्या हम पूरा दिन खुश रह पाते हैं? पूरा दिन नेगेटिव विचारों से बच पाते हैं? नहीं हो पाता। और वो नहीं को हाँ में कन्वर्ट करना मतलब गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार की बताई हुई 12 एक्टिविटीज, 12 ब्रह्मास्त्रों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हर माता पिता समझें, प्रॉपर तरीके से फॉलो करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली उसकी इंपैक्ट आती है। यहाँ पर नीरव जी प्रश्न कर रहे हैं कि डू बेबी लिसन व्हाइल प्रेग्नेंट मदर स्लीपिंग। क्या लगता है आपको, क्या माता अगर सो रही है तो बच्चा सुन पाता होगा? अभिमन्यु की कहानी याद है? अभिमन्यु, राइट, बहुत प्रचलित कहानी है। लगभग भारत के सभी इंसानों को ये कहानी पता होती है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में सीखना शुरू किया था क्या? चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह भेदने का पूरा ज्ञान उस बच्चे ने माता के गर्भ में ही सुन लिया। अब जब माता सो गई, तब 7वें कोठे की एग्जिट कैसे करना था वो बात शुरू हुई। तब सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु वो बात नहीं सुन पाया। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा जाए तो यस, नहीं सुन सकता बेबी, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये बेबी पर डिपेंड करता है कि बेबी जग रहा है या सो गया है। अगर बेबी सो रहा होगा तो पॉसिबल है कि वो नहीं सुन रहा है, बट स्टिल उसका फिजिकल सिस्टम नहीं सुन रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड फिर भी सुन रहा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि माता सो गई है या बेबी सो गया है तो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप रात को सोते समय कोई पर्टिकुलर म्यूजिक ट्रैक प्ले कर देते हो और सो जाते हो, तो उसके वाइब्रेशंस की इंपैक्ट गर्भजल द्वारा बच्चे के बॉडी पर पड़ने वाली है। तो कोई भी समय वेस्ट नहीं है। 24/7 हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनने ही वाले हैं और वो 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेटा स्टोरेज का काम करने ही वाले हैं। सो यू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। आपको ये टेंशन नहीं करना है कि वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो अपना काम कर लेगा। आपका काम है मैक्सिमम डेटा उस तक पहुंचाने की कोशिश करना। क्लियर? चलिए एक और रिसर्च पेपर देखते हैं जो कहता है ओम इन द वूम्ब मेक्स अ कामर किड। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता ओम मंत्रोच्चार करती है तो होने वाला बच्चा शांत स्वभाव का पैदा होता है। अब ये ओम मंत्र किसी फॉरेनर ने ढूंढा होगा ना शायद, तभी उन्होंने इस मंत्र के बारे में इतनी जागृति फैलाने की पर रिसर्च किया है। ये तो वैदिक मंत्र है।
तो ये बात क्लियरली हमें मैसेज देती है कि हमारा एंशियंट कल्चर सुपर पावरफुल था। मेडिकल साइंस ने तो जो भी कुछ ढूंढा है ना, ये मुट्ठी भर चीजें हैं, 5 या 10% बातों को समझ पाया है मेडिकल साइंस, पर इससे भी फार 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 अहेड नॉलेज हमारे शास्त्रों के पास था। तो चलिए अब इससे थोड़ा एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको एक पटेटो साथ में लेकर बैठने के लिए कहा था, राइट? तो चलिए उस पटेटो को अपने हाथों में ले लीजिए, 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से रख लीजिए, और इस पटेटो से आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। यस, अगर किसी वजह से आपके पास पटेटो नहीं है तो दोनों उंगलियों के बीच में आपने पटेटो पकड़ रखा है, ऐसे विजुअलाइज करिए और उसे हाथ में रखिए, और हम इस पटेटो से आज बातें करने वाले हैं। क्या बातें करने वाले हैं? तो हमें इस पटेटो को थैंक यू कहना है आज, क्योंकि नॉर्मली हमारे किचन में और कोई सब्जी अगर किसी को पसंद नहीं आती तो हम पटेटो बना लेते हैं और काम संभल जाता है ना। तो क्या हमने कभी इससे पहले इस पटेटो को थैंक यू बोला है? नहीं बोला। तो आज इसे थैंक यू बोलने का मौका है। चलिए इसे थैंक यू कह देते हैं, और थैंक यू कहते हुए इसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। मैं वो रिक्वेस्ट मेरे पटेटो को कर रहा हूं, आपको अपने पटेटो से करनी है। ओके? हे पटेटो महाराज, थैंक यू सो मच। आज प्लीज आप आम बन जाइए ना। मैंगो खाने का बहुत मन है और लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जा नहीं सकते, तो आप ही आम बन जाइए ताकि हम मैंगो खा लें। क्या लग रहा है मनीषा जी, जियांश जी, निकिता जी, आपका पटेटो मैंगो बना? नहीं बना? चलिए प्यार से नहीं मान रहा तो थोड़ा गुस्सा करके ट्राई करते हैं। नॉर्मली कोई प्यार से नहीं मानता तो हम गुस्सा करते हैं ना उस पे। ए पटेटो, सुनता नहीं है? बहुत मन कर रहा है, जल्दी से आम बन जा। अंकिता जी, कोई फर्क पड़ा? थोड़ा सा हिस्सा भी आम बना हो किसी का? अगर किसी का भी पटेटो आम बन गया हो ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। इज इट पॉसिबल? दुनिया के सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हो जाएं और इस पटेटो को मैंगो बनाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दें, तो भी क्या ये मुमकिन है कि ये पटेटो मैंगो बन जाए? नॉट पॉसिबल, राइट? पर ज्यादातर मम्मी पापा, बच्चा 5-6 साल का होता है तब से लेकर 20 साल का होता है तब तक उसे पटेटो बनाने के बाद मैंगो बनाने की कोशिश करते हैं। अग्री? तो अगर हमें इस पटेटो को मैंगो बनाना हो तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी प्रोसेस है? ऐसी सिर्फ एक ही प्रोसेस है, एक ही रास्ता है। हमें जब इस पटेटो का बीज बोना था ना, तब पटेटो की जगह मैंगो का बीज बोना चाहिए था, क्योंकि जिसका बीज बोओगे ना वही मिलेगा। बोया बीज बबूल का तो भाई आम कहां से मिलेगा? तो प्रेगनेंसी का समय ही एकमात्र ऐसा समय है जहां पर हमें हमारे बच्चे की एक पावरफुल नींव रखनी है। और इसी बात को समझाते हुए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत विभूति ने, एक सच्चे संत ने दुनिया के तमाम प्रेग्नेंट कपल्स को एक पावरफुल मैसेज दिया है। सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। वृक्ष बनने के बाद आप उस पर छोटा मोटा डेकोरेशन कर सकते हो, पर अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूवाइज करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जब वो बीज अवस्था में था, जब वो गर्भ में था, माता पिता के कंट्रोल में था। और इट्स वन वे सिस्टम। देखिए अभी आप बच्चे को जो भी सिखाओगे ना, वो सब कुछ सीख लेगा, क्योंकि सामने रिप्लाई नहीं करने वाला ना। पर जन्म के बाद रिप्लाई करेगा, क्वेश्चंस करेगा, और तब लिमिटेशन आएगी, क्योंकि सारे आंसर्स हमारे पास नहीं होते हैं, राइट? कुछ चीजें हम जानते हुए भी नहीं समझा सकते। तो वही सारी बातें हम अभी से समझाना शुरू कर सकते हैं। बट पॉसिबल है कि हमारे मन में अभी भी डाउट आए कि कैसे हो सकता है ये सारी चीजें, कैसे कैसे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार को प्रॉपर्ली फॉलो कर कर। तो चलिए हम इन बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग एग्जांपल्स के द्वारा। कुछ एग्जांपल्स हम एंशिएंट हिस्ट्री में से लेंगे और कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ में से लेंगे, राइट? ताकि आप में से शायद किसी के मन में ये सवाल आ जाए कि भाई साहब, हम पुरानी बातों को तो नहीं मानते, हमने कहा प्रहलाद को देखा था, हमने कहा अभिमन्यु से मुलाकात की थी,
तो चिंता मत करिए, आपके सारे दर्दों का इलाज है मेरे पास। पर पहले हमें एंशिएंट एग्जांपल्स को समझते हैं। प्रहलाद के बारे में हम सभी ने सुना है। इसके पापा कोई सुपर हीरो थे ना, कि जिन्होंने इसे बचपन में ही सब भगवान की बातें और सब कुछ सिखा दिया था? नो, नॉट एट ऑल। हिरण्यकश्यप थे इसके पापा, हु इज द बिगेस्ट राक्षस। पूरा देवों का मंडल घबरा गया था हिरण्यकश्यप से, क्योंकि पावरफुल वरदान ले लिया था इन्होंने। मैं दिन को नहीं मर सकता, रात को नहीं मर सकता, सुबह नहीं मर सकता, शाम को नहीं मर सकता, पुरुष से नहीं मर सकता, स्त्री से नहीं मर सकता, घर के अंदर नहीं मर सकता, घर के बाहर नहीं मर सकता, अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता, ब्ला 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 ब्ला, किसी भी तरीके से नहीं मर सकता, ऐसे पावरफुल वरदान इसने ले लिए थे। और इसी वजह से इंद्र को आया खौफ कि अब बैंड बजने वाली है। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, कयाधु, उसको किडनैप कर लिया बचने का रास्ता निकालने के लिए। और गर्भवती पत्नी को किडनैप किया तो नारद जी ने उसे रोका कि भाई, गर्भवती महिला को परेशान नहीं करना चाहिए, आप ये जो कर रहे हो दिस इज अ मेंटल टॉर्चर, और वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा होने वाले बच्चे पर। हमें ऐसा नहीं करना है, हम तो देवता है ना, हम थोड़ी राक्षस है तो हम नेगेटिव काम करेंगे। तो नारद जी ने कयाधु को अपने पास, अपने आश्रम में ले जाने के लिए इंद्र को कन्विंस कर लिया। अब नारद जी के आश्रम में डिस्को डांडिया या सास बहू की झगड़े वाली सीरियल्स या फेसबुक के रील्स देखने की तो परंपरा होने वाली नहीं थी। वहां पर तो भगवान के भजन चलने वाले थे, सात्विक एनवायरनमेंट मिलने वाला था, आश्रम का सात्विक भोजन मिलने वाला था। और ये सारा एनवायरनमेंट जब गर्भवती कयाधु को मिला तो एक चमत्कार हुआ। एक राक्षस के घर में एक भगवान का भक्त पैदा हुआ। तो ये पॉसिबल है, ये चमत्कार मुमकिन है गर्भ संस्कार द्वारा। अगर एक राक्षस के घर में भगवान का भक्त पैदा हो सकता है, तो हम तो राक्षस नहीं है ना। हाँ, हमारे अंदर कभी कभी राक्षस जैसे कुछ गुण रह जाते हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को आलस बहुत आती है, तो इन सब चीजों पर डेफिनेटली होमवर्क किया जा सकता है और बच्चे को इन दुर्गुणों से बचाया जा सकता है। ये बात समझाती है हमारी पहली कहानी, प्रहलाद की कहानी। ऐसा ही एक और अद्भुत उदाहरण है शिवाजी महाराज और जीजाबाई का। आजकल हमारी लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हम बड़े टेंशन में हो जाते हैं। मेरी सासू माँ मुझे नहीं समझती है, मेरी ननद ऐसा करती है, भाभी ऐसा करती है, मेरा पति मुझे नहीं समझता, मेरा पड़ोसी मुझे ये कहता रहता है, मेरी मम्मी फोन कर कर मुझे ये खा ये कर ऐसा बोलती रहती है। और इन सब विचारों से हमें बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, राइट? कहने को कितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बट जीजाबाई के साथ क्या हुआ था? जीजाबाई जब गर्भवती थी तब उनके ऊपर मौत का खतरा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के लोग मराठा ऊपर कभी भी अटैक कर देते थे। और बड़ा बच्चा, बूढ़ा, औरत, गर्भवती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो सामने आया उसे मारो काटो। और उसी समय जीजाबाई के पति ने दूसरी शादी तक कर ली थी। अब इससे ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? क्या हमारे पास जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसका कंपैरिजन इसके साथ कहीं भी हो सकता है? रत्ती भी नहीं हो सकता। बट स्टिल जीजाबाई ने क्या किया? अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को शूरवीरता की लोरियां सुनाई, उससे संकल्प दिया कि हे पुत्र, तेरा जन्म इस भारत देश में से मुगल साम्राज्य के सर्वनाश के लिए होने वाला है। इतने नेगेटिव वातावरण में माता ने एक पॉजिटिव विचार दिया अपने बच्चे को, और जिसका परिणाम आया शिवाजी महाराज। और हम क्या करते हैं? छोटी सी बातों को लेकर पहाड़ बनाकर बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या टूट पड़ा हमारे पर। तो ये शक्ति भगवान ने हर स्त्री को दी है कि वो चाहे तो नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बाहर निकलकर अपने होने वाले बच्चे को पॉजिटिविटी दे सकती है। और जब भी आपके आसपास अगर नेगेटिव वातावरण बन रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये भगवान का इशारा है कि आप एक महान संतान के जन्म का निमित्त बनने वाले हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि भगवान ने इस पूरी दुनिया में सर्जन करने की शक्ति अपने अलावा अगर किसी को दी है ना, तो वो स्त्री को दी है। पुरुष चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, क्या कोई पुरुष किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, सर्जन कर सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये जो महान शक्ति भगवान ने स्त्री को दी है, उसी के साथ उन्होंने एक पावरफुल ताकत दी है सहन शक्ति की। और माता इस सहन शक्ति की ताकत द्वारा
आसपास चाहे कितना भी नेगेटिव वातावरण क्यों ना हो, अपने होने वाले बच्चे को पॉजिटिविटी डेफिनेटली दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कौन से पॉजिटिव वातावरण में हुआ था? देवकी माता जेल में थी ना, अपने ही भाई ने बैंड बजा कर रखी थी, अपनी बहन के 7 बच्चों को ऑलरेडी मार चुका था। देवकी माता को पता था ये 8वां भी जाने वाला है भाई के पास। और जिस भाई ने बहन को जेल में रखा था, वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी गर्भवती बहन को ड्राई फ्रूट तो नहीं भेजता होगा ना, अच्छा अच्छा खाना तो नहीं देता होगा ना। तो कौन सी पॉजिटिविटी थी माता के पास? नथिंग। फिर भी देवकी जी ने और उनके हस्बैंड ने एक ऐसा पावरफुल एनवायरनमेंट जेल में क्रिएट किया कि जिसकी इंपैक्ट कृष्ण भगवान के जन्म का निमित्त बना। तो ये 100% मुमकिन है। और गर्भ संस्कार इतना पावरफुल साइंस है ना कि आप प्रेगनेंसी में जितने भी दिन दोगे उतना बेनिफिट है। तो अगर आपका 6ठा 7वां 8वां महीना चल रहा है तो ये चिंता मत करो कि मैं लेट हो गई हूं, लेट हो गए हैं हम, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 24 घंटे भी अगर आप गर्भ संस्कार देते हो डिलीवरी के पहले तो अभी उसकी इंपैक्ट पड़ेगी। इट्स नेवर लेट। पर हाँ, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि पता चलने के बाद डिले मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज तो हमें मिल जाता है, पर हाँ हाँ हम कर लेंगे कर लेते डिलीवरी आ जाती है और कुछ नहीं कर पाते। सो प्रायोरिटी, इससे ज्यादा पावरफुल प्रायोरिटी आपके लिए इस प्रेगनेंसी के समय में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 90 वर्ष का काम 9 महीनों में करना है। बच्चे की 90 इयर्स की लाइफ अगर आपको ब्यूटीफुल डिजाइन करनी है ना, तो दिस इज द राइट टाइम। बाद में पूरी जिंदगी जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लो, अभी जो रिजल्ट आने वाला है ना वो बाद में नहीं आएगा। ये आप चाहो तो लिख कर ले लो मुझसे। और दुनिया के सारे डॉक्टर्स से जो भी इस विषय पर काम करते हैं ना, वो सारे गारंटी देने को तैयार है। ऐसा ही एक और अद्भुत उदाहरण है अभिमन्यु सुभद्रा का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि युद्ध नीति जैसी जटिल नॉलेज मामा कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को गर्भ में सिखा दी। अपने मामा कंस का बदला लिया अपने भांजे से, है ना। क्या मैं तुझे सिखाता हूं इतना डिफिकल्ट चीज जो कि तुझे लाइफ में कभी समझ ही नहीं आने वाला, ऐसा सोचकर सिखाया होगा कृष्ण भगवान ने? नो, कृष्ण भगवान ने हम सभी को एक पावरफुल मैसेज दिया है कि बच्चा सिर्फ अच्छी आदतें, अच्छी नॉलेज ही गर्भ में सीख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। युद्ध नीति जैसी जटिल बातें भी बच्चा माता के गर्भ में सीख सकता है। और शास्त्र ये कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सिर्फ अपनी माता के गर्भ में सीखा था। जन्म के बाद किसी ने उसका रिवीजन नहीं करवाया था। सीधा युद्ध में खड़ा हुआ 16 साल का बच्चा, और चक्रव्यूह को देखकर उसे याद आ गया कि ये तो बच्चों का खेल है, मैंने सीखा है माता के गर्भ में, और घुस गया अंदर और सब कुछ भेद डाला। और ये चक्रव्यूह कोई सामान्य चक्रव्यूह नहीं था, ये एक ऐसी जटिल युद्ध नीति थी जो पूरे महाभारत के करोड़ों शूरवीरों में गिनती के 5 या 6 लोगों को आती थी। तो इतनी डिफिकल्ट नॉलेज भी बच्चा माता के गर्भ में सीख सकता है। तो क्या हम अच्छी आदतें नहीं सिखा सकते? तो क्या हम उसे अच्छे संस्कार नहीं दे सकते? उसे एजुकेशन लेने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो रियल लाइफ में हम जिन्हें जानते हैं ऐसे लोगों की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में इनका जो ब्रेन है वैसा ब्रेन शायद ही किसी इंसान के पास होगा। सी वो कौन से पक्ष से हैं, उनके कार्य की प्रणाली से हम रिलेट करते हैं या नहीं, वो मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। पर दुनिया का हर इंसान ये तो कहेगा कि पॉलिटिक्स का बेताज बादशाह है ये इंसान। पॉलिटिक्स के सारे जो मेन्यूज हैं उन्होंने मुंह जबानी याद कर रखे हैं, हर तरीका इनको पता है। ये नॉलेज इनके पास कहां से आया? इनके फैमिली में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड में से है? नो, नॉट एट ऑल। आज भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले कोई था या अभी कोई आ गया हो, उनके फैमिली में आज भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये नॉलेज आया कहां से बंदे के पास? प्रेगनेंसी के दौरान उनके पिता अपनी पत्नी को रामायण और भगवत गीता के साथ महाभारत के पाठ सुनाते थे। और हम सभी जानते हैं कि महाभारत में जितना पॉलिटिक्स हुआ है ना, उतना पॉलिटिक्स दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा माता के गर्भ में ही पॉलिटिक्स का पीएचडी कर लेता है वो बड़ा होकर एक पावरफुल पॉलिटिशियन बनता है। इसमें आश्चर्य करने वाली बात कहां रही?
और ये बात भी मैं आपको एविडेंस के साथ बता रहा हूं, हालांकि आज से 10 साल पहले हमने उनकी माताजी का पर्सनल इंटरव्यू लिया था, तब उनकी माताजी ने हमें ये बात बताई थी, बट स्टिल 2015 में गुजरात के एक जाने माने अखबार ने उनका इंटरव्यू लिया, वहां पर भी ये बात उन्होंने शेयर की और ये बात न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हुई है। ऐसा ही एक और अद्भुत उदाहरण, जाकिर हुसैन साहब, इंडियन बैकग्राउंड। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब मैं मेरी माता के गर्भ में था, तब मेरे पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर, यानी कि जाकिर हुसैन की माता जी के पेट पर हल्के हाथों से तबला वादन करते थे, और तबला वादन करते करते तबला के सारे सुर ताल उसे सुनाते थे। ऑब्वियसली माता के साथ साथ बच्चा भी सुन रहा था, और उसी की इंपैक्ट है कि जाकिर हुसैन आज भी ये कहते हैं, आप उनके किसी भी इंटरव्यू को स्टडी कर सकते हो, वो ये कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रोग्राम में मतलब अपनी कला प्रस्तुत करने के पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, मैं सीधा जाकर उसे बजाना शुरू करता हूं। ये कला कहां से आई? माता के गर्भ में बच्चे के खून के हर एक कतरे में तबला वादन पहुंचा दिया गया था माता पिता द्वारा। उसकी इंपैक्ट है कि आज वो बच्चा बड़ा होकर विश्वविख्यात तबला वादक बन चुका है। गर्भ संस्कार यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा मैं डे 1 से इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये किसी जाति पर डिपेंडेंट नहीं है, भारत में ही इंपैक्ट करेगा ऐसा भी नहीं है। ये अगला उदाहरण आप देखकर खुद ही खुश हो जाओगे। भारत के बाहर शायद कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ इश्यू है, मैं आपको वो वीडियो एक ही सेकंड में बता रहा हूं। भारत के बाहर एक ऐसे देश की मैं बात कर रहा हूं जहां पर शायद इंडियन कल्चर के बारे में इतनी कोई खास बातें नहीं भी होती होगी। ऐसे एक देश के अंदर एक छोटी सी बच्ची जो करीबन 6-8 महीने के बीच की उसकी उम्र है, और उसके माता पिता ने उसकी लाइफ को स्टडी करना शुरू किया कि इस बच्चे के अंदर कुछ पर्टिकुलर खासियत है, ये खासियत उस बच्चे में कहां से आई। और देखते ही देखते वो बच्ची 6 महीने से लेकर 8 महीने की हुई, 10 महीने की हुई, माता पिता कॉन्स्टेंटली नोटिस करते रहे कि बच्चे में कौन कौन से करेक्शंस आते जा रहे हैं, और उन सारी चीजों को माता पिता ने वीडियो में कैद किया। और ये बातें जब उन्होंने पब्लिकली सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर की, तो जाने माने न्यूज चैनल्स बच्चे का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। क्या खासियत थी ऐसी उस बच्चे के अंदर? वो बच्चा 6 महीने की उम्र में रॉक क्लाइंबिंग कैसे करना है, पहाड़ कैसे चढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। 8 महीने की उम्र में वो बच्चा पहाड़ कैसे चढ़ा जाता है वो करना बता देता है, शुरू कर देता है पहाड़ चढ़ना। और 10 महीने की उम्र में वो बच्चा पैदल चलना सीख पाता है। चलिए इस पूरी घटना को हम वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। Our next guest learned how to rock climb when she was just 8 months old. 2 months later, she learned how to walk. From Flagstaff, Arizona, please welcome 1-year-old Ellie and her parents, Rachel and Zach. Hi, Ellie. Hi. There's a lot of people here, huh? Hi, Precious. Okay, so you were both rock climbers. We are, yes. My husband Zach's been climbing for about 20 years, and I've been climbing for 14 years. Okay, and she's your only child? She is, yes. Okay, so when and how did this start, that she would just climb a wall? 8 months old. I think we got her actually grabbing holds and feeling out the wall at about 6 months old. She was climbing on her own at 8 months old, and then she walked at the later part of 10 months. She was solid by 11 months walking. What's amazing when I watched this for the first time, she literally will get stuck and realize, and to be that young, to realize she has to go backwards and grab, to be able to grab another. Yeah, I think that Zach and I always knew. Isn't it amazing? 6 महीने का बच्चा अपने बलबूते पर ग्रेबिंग एंड होल्डिंग की एक्टिविटीज सीख रहा है। 8 महीने की उम्र में पर्वत चढ़ना शुरू कर दिया, और 10 महीने की उम्र में उसने चलना सीखा। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? माता पिता का ये जो टास्क था रॉक क्लाइंबिंग का, वो माता पिता बरसों से करते थे, और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने इस बात को छोड़ा नहीं, उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, और उसी का परिणाम है कि बच्चे के अंदर वो चीज साहजिकता से आ गई।
हम सभी बैडमिंटन के लिए भारत को रिप्रेजेंट करने वाली सानिया मिर्जा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट? जितने भी पॉसिबल ग्रैंड स्लैम्स हैं या जितनी भी कॉम्पिटिशंस हैं, उन सारी कॉम्पिटिशंस में ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल्स सानिया मिर्जा जीत चुकी हैं। सानिया मिर्जा के अंदर बैडमिंटन के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? सानिया मिर्जा के माता और पिता दोनों बैडमिंटन खेलते थे, पर बैडमिंटन खेलना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं था। जब सानिया मिर्जा की माता गर्भवती थी सानिया मिर्जा को लेकर, सानिया नेहवाल, सॉरी सानिया मिर्जा नहीं, सानिया नेहवाल की माता प्रेग्नेंट थी सानिया नेहवाल को लेकर, तब उनकी माता प्रेगनेंसी के 5वें-6ठे महीने तक भी बैडमिंटन की प्रैक्टिस चालू रखती थी और अपने गर्भ में पल रही बच्ची को कॉन्स्टेंटली मैसेज दिया करती थी कि बेटा आपको बड़े होकर एक पावरफुल बैडमिंटन प्लेयर बनना है। तो ये सारे विचार, ये सारे व्यक्ति हमारे बीच जीवंत है ना आज। हम किसी ऐसे इंसान की बात अभी नहीं कर रहे कि जो हमने नहीं देखा है। हम दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स को वन बाय समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताता हूं। कौन है ये सज्जन? हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं इन्हें, राइट? आप इनका नाम अगर आप जानते हैं इन्हें तो चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। यस, सोनू निगम। सोनू निगम की लाइफ में भी गर्भ संस्कार की इंपैक्ट कितनी पावरफुल है, चलिए हम सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में। वो खुद बताएंगे कि उनकी लाइफ में गर्भ संस्कार की क्या इंपैक्ट रही है। मेरे पैदा होने से पहले मम्मी प्रेग्नेंट है, पहली बार टीवी देखा और लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं और मम्मी ने देख के बोला कितना मजा आया अगर मेरा भी ऐसा बेटा हो जाए जो लता मंगेशकर के जैसे गा रहा हो। उसके कई सालों के बाद में लता जी का इंटरव्यू में ले रहा हूँ, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है ना, एक से एक पावरफुल स्टोरीज। अब माता ने प्रेगनेंसी के दौरान लता मंगेशकर का गाना सुना, हम भी सुनते हैं, पर हमें ये विचार आया कि काश मेरा बच्चा भी ऐसा बने। और ये विचार एक बार करने से काम खत्म नहीं हो रहा है। लता मंगेशकर के गाने सोनू निगम जी की माता ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी लगातार सुने, कॉन्स्टेंटली ये थॉट रखा। अब यहाँ पर ये कहीं भी नहीं आ रहा कि लता मंगेशकर जैसा उनकी माता को गाना आना जरूरी था। उनकी माता अच्छी सिंगर होगी तभी बच्चा अच्छा सिंगर होगा। माता के विचारों का इतना पावरफुल इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए कल मैंने आपके सामने और ज्यादा क्लैरिटी करी थी और मैंने कहा था कि आपको मैथ्स के पजल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व हो ये जरूरी नहीं है, नहीं होगा तो चलेगा, बस प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। आप कोशिश करोगे तो वो इंपैक्ट बच्चे पर आएगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अकेले सोनू निगम की बात का क्या फायदा है? लोग गायकी तो सीख भी सकते हैं ना। तो सोनू निगम में गर्भ संस्कार की इंपैक्ट है, ऐसा कंफर्म कैसे होता है? तो क्या लगता है आपको, कोई 4 साल का बच्चा उसे स्टेज पर कमर्शियली गाने के लिए कोई बुलाएगा? कमर्शियली, हाँ, हंसी मजाक के लिए बुलाया जा सकता है, पर कमर्शियली उसे गाने के लिए पैसा दिया जाता है? ऐसा नहीं होता। पर सोनू निगम एक ऐसा बच्चा था जो 4 साल की उम्र में स्टेज पर कमर्शियली गाना गाते थे। और 4 साल की उम्र में कैसे कोई इतना पावरफुल सीख सकता है? इट शोज कि माता के गर्भ में जो विचार मिले थे उसकी इंपैक्ट बच्चे पर 4 वर्ष की उम्र में ही दिखाई देने लगी। और ग्रेजुअली उन्होंने उस कला को सीखा भी होगा शायद, बट इंपैक्ट बेस कहां से क्रिएट हुआ? माता पिता द्वारा गर्भ में। अब मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों के चित्र दिखाने वाला हूं जिनके माता पिता ने पिछले 2-3 वर्षों में हमारे साथ मिलकर गर्भ संस्कार सीखा और हमारे एग्जिट गाइडेंस के अनुसार उसे फॉलो किया। तो 3-3, 4-4 महीनों के, 1-1 साल के बच्चों में कैसे परिवर्तन देखने को मिले। तो ये माता ने अपने बेबी का 3 महीने की उम्र में एक वीडियो लिया और उस वीडियो में वो बच्चा ओम मंत्र उच्चारण कर रहा है और इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ जैसा आप और मैं करते हैं। नॉर्मली 3 महीने का बच्चा मामा पापा भी बोल ले ना तो दादा दादी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इसने बोलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर 3 महीने का बच्चा ओम मंत्र उच्चारण कर रहा है। यही बच्चा जब 7 महीने का हुआ तो किताब खोलकर
एक पढ़ाकू बच्चे की तरह पढ़ने को बैठ गया। मम्मी पापा ने इस लाक्षणिक छवि को कैमरे में कैद कर लिया। डेफिनेटली 7 महीने का बच्चा पढ़ नहीं सकता, पर ये जिस एटीट्यूड से किताब लेकर बैठा है, इस एटीट्यूड को देखो जरा। कोई पढ़ाकू हो जिसे पढ़ने का नशा छा रखा हो, जब चाहो तब उसे बस पढ़ने का नशा धुन सवार रहती हो, उस एटीट्यूड से नहीं पढ़ने को बैठा है। अब ये बच्चा जब 7-8 साल का होगा, तब इसको पढ़ने के लिए इसकी मम्मी पापा को टोकना पड़ेगा? नो स्कोप। ये अभी से बता रहा है कि इसे पढ़ने का शौक है, इसे पढ़ने का मजा आ रहा है। और ये विचार, ये सिस्टम इस बच्चे के ब्रेन में कहां से डेवलप हुई? प्रेगनेंसी के दौरान माता ने रीडिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा था, जिसे हम नॉर्मली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डाइवोर्स दे देते हैं, राइट? ज्यादातर हम क्या सोचते हैं? पढ़ाई से छुटकारा, अब नहीं पढ़ेंगे, डिग्री हाथ में आई, खत्म बात। पर वो थॉट प्रोसेस माता ने प्रेगनेंसी के दौरान एग्जीक्यूट की, प्रेगनेंसी के दौरान किताबें पढ़ने का शौक रखा और बच्चे में वो गुण आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चों में कुछ देखने को मिल रहा है, सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे कि जिनके अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये एक और बच्चा है जिसकी माता ने हमें वीडियो भेजा कि 3 महीने की उम्र में बच्चे ने ओम चैंटिंग शुरू किया था। ध्यान से सुनिएगा इस बच्चे की आवाज को। मोबाइल में लिया हुआ एक नॉर्मल कैमरे का वीडियो है, स्टिल हमें उसके प्रोनाउंसिएशन क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। शायद कभी कभी हम भी इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते जितना क्लियर ये बच्चा बोल रहा है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। 4 महीने का बच्चा अपने बलबूते पर बैठ रहा है, 15 दिन का बच्चा पलटी मार रहा है, 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा विसल ब्लो कर रहा है। अब ये सारी बातें फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल है उन बच्चों की बता रही है। 1 साल के बच्चे का वीडियो हमारे पास आया था। आप और मुझे भी शायद कुछ वर्ड्स बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ सकती है, पर ये 1 साल का बच्चा क्लियर प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। ये सारे रिजल्ट्स इन माता पिता को कहां से मिले? इन्होंने हमारे गाइडेंस के अनुसार गर्भ संस्कार को प्रॉपरली फॉलो किया। हमने जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें बताए थे, जो जो टास्क उन्हें करने के लिए कहे थे, वो सारे टास्क उन्होंने एज इट इज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जितने भी दिन उनके बचे थे प्रेगनेंसी के दौरान। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 8वें-9वें महीने में शुरू किया था, किसी ने 5वें महीने में शुरू किया था, बट रिजल्ट सभी को मिलते हैं। सोनू निगम की माताजी ने भी पहले महीने से टीवी देखना शुरू नहीं कर दिया था, क्योंकि उस समय तो टीवी बहुत नए नए आए थे, राइट? हर किसी के घर में टीवी अवेलेबल नहीं था, पर जितना भी किया मन से किया, और जब से पता चला उसके बाद डिलीवरी के दिन तक कॉन्स्टेंटली किया, बस वही चीज रिजल्ट ला सकता है, राइट? सो गर्भ संस्कार को लेकर आपके मन में ऑलमोस्ट सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी, राइट? अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाने वाले हैं, जहां पर मैं आपको आपका पूरा मास्टर प्लान बनाने की गाइडलाइन बताने वाला हूं कि हम किसी भी महीने में हैं, पर आज से हम एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करें हमारी प्रोसेस को। तो अब आप इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में जीएस लिखकर भेजिए, गर्भ संस्कार का जीएस। ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी की तरफ से फटाफट जीएस जीएस आना शुरू हो गया है। यस, आई एम रेडी, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ग्रेट, सुपर। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आप सभी के लिए कि आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो तो क्या करते हो? थैला उठाया, पर्स उठाया और चल देते हो, या पहले घर पर बैठकर लिस्ट बनाते हो कि हमें क्या क्या खरीद कर लाना है? क्योंकि अगर लिस्ट बनाए बिगड़ गए तो बजट की बैंड बच जाएगी। जो खरीदना था वो नहीं आएगा, जो नहीं खरीदना था उसे उठा लाएंगे। ऑलमोस्ट सभी के संग ऐसा होता है, राइट? तो हम पहले लिस्ट बनाते हैं। तो जब हम भगवान से अपना बेबी मांग रहे हैं, तब क्या हमने कोई विश लिस्ट बनाया? तब क्या हमने कुछ तय किया कि हमें कैसा बेबी चाहिए? 20 रुपए का 1 किलो आलू खरीदने जाते समय भी हम चूज करते हैं
कि कहीं कोई सड़ा हुआ आलू, कोई खराब आलू, कोई दाग वाला आलू न आ जाए। तो ये तो हमारी लाइफ टाइम का सॉल्यूशन है ना, तो क्या हमें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? तो चलिए आज से ही हम इस काम पर लग जाते हैं। पहला टास्क है हमें लिस्ट बनाना है। तो नोट पेन किताब वगैरह जो भी डायरी वगैरह आप लेकर बैठे हैं वो हाथ में ले लीजिए और एक लिस्ट बनाइए। आपको अपने होने वाले बच्चे में कौन कौन से गुण चाहिए, क्योंकि जब तक तय नहीं करोगे तब तक मिलेगा कैसे? भगवान को थोड़ी पता है कि आपको ये चाहिए था बच्चे में। फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मांगोगे कि ये कहां से, ये क्यों नहीं आया, तो नहीं आएगा। आपने मांगा ही नहीं था, आपकी विश लिस्ट में ही नहीं है। होटल में जाते हैं खाना खाने को तब भी मेन्यू में ऑर्डर करना पड़ता है ना। मेन्यू में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बट आपको पिक करना पड़ता है। भाई पनीर की सब्जी के संग नान चाहिएगा और रायता चाहिएगा और फिर एंड में आप मुझे बिरयानी सर्व करिएगा, तो ऑर्डर करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ लिस्ट और ये लिस्ट बनाकर आप चैट बॉक्स में शेयर करिए। अगर उस लिस्ट में कुछ कमी होगी तो हम आपको गाइड करेंगे कि यस ये आपने सही बनाया है, लेट्स इंप्रूव इन दिस पोर्शन। ये चीज भी आपको सोचनी चाहिए थी। और ज्यादातर स्क्रीन्स पर मैं देख पा रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ साथ में है या फैमिली मेंबर्स साथ में है, तो सबकी सलाह भी लीजिएगा, राइट? मम्मी पापा झगड़ने मत बैठिएगा लिस्ट बनाने की जगह, दोनों प्यार से साथ में मिलकर लिस्ट बनाइएगा और जल्दी से चैट बॉक्स पे शेयर करना शुरू कर दीजिए कि आपने अपने होने वाले बेबी के लिए क्या क्या चीजें सीखी है। यस, वेरी गुड टीना जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। पेशेंस, विजडम, क्विक लर्नर, लीडर, वाइज, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, स्पिरिचुअल, काम, हैप्पी, एबल टू अडॉप्ट न्यू चैलेंजेस, वेरी गुड। इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, यस, वेरी गुड शुभांशी जी। राधिका जी सिंह विजनरी, यस वेरी गुड। यस रोशनी जी, यस आपका भी बहुत अच्छा लिस्ट है। सुमन जी सिंह इंटेलिजेंट, शिल्पा जी सिंह इंटेलिजेंट, हैप्पी, काम, इनोवेटर, विजनर, हम्बलनेस, एक्यूजिटिव, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जीनियस, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, काइंडनेस, हेल्दी, हम्बल, ह्यूमरस, जीनियस, स्मार्ट, ओके वेरी गुड। पीसफुल, स्मार्ट, काइंड, हेल्पिंग नेचर। देखिए लिस्ट बनाते समय तो आप सब कितनी प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं, पर नॉर्मली पूछा जाए तो क्या कहते हैं? हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। नॉर्मली इससे बाहर कुछ नहीं जाता। अभी तो काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, रिस्पेक्ट टू अदर्स, सब कुछ याद आ रहा है। तो ये सारी चीजें रोज याद आएगी तब काम होगा ना, क्योंकि बाकी के दिनों में तो हमें सिर्फ हेल्दी और इंटेलिजेंट ही याद आता है। तो इससे ज्यादा हमारी गाड़ी आगे नहीं चल पाती। पर इंटेलिजेंट और हेल्दी होने के लिए ये सारे गुण सपोर्टिव हैं। ये सारे गुण आएंगे तो अपने आप हेल्दी और इंटेलिजेंट बनेगा। ये पूरी सिस्टम मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ऑलराउंडर, यस यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स लिख रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह या सचिन तेंदुलकर की तरह या अमिताभ बच्चन की तरह। तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगा कि डोंट सिलेक्ट ओनली अ पर्सन, सिलेक्ट गुण विथ पर्सन। क्वालिटी सिलेक्ट करिए और ये क्वालिटी इस व्यक्ति में से चाहिए, ऐसे सिलेक्ट करिए। शिवाजी और संभाजी महाराज की तरह शूरवीर होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी और संभाजी के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी, पर आपको एग्जैक्टली कौन सी चाहिए? सिलेक्ट प्रॉपर थिंग। मुझे डी मार्ट में जाकर या रिलायंस मॉल में जाकर शॉपिंग कर कर आनी है, अरे भाई वहां पर 2000 चीजें मिलती है। सिलेक्ट फिक्स 10 आइटम्स, कौन सी 10 चीजें लेकर आनी है? पूरी दुकान नहीं खरीद कर ला सकते, और पूरी दुकान खरीदने जाओगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा। सो बी स्पेसिफिक। एक्टिव ऑलराउंडर लाइक स्वामी विवेकानंद, यस, तो एक्टिवनेस का गुण स्वामी विवेकानंद जी में से, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, ग्रेट। सो ऑलमोस्ट आप सभी ने एक टेंटेटिव लिस्ट बनाया है। दिस इज नॉट फाइनल लिस्ट। शाम तक में हस्बैंड के साथ बैठकर उसे फाइनल करिएगा। अब किताब में पेज चेंज कर लीजिए और दूसरा पेज लीजिए। वहां पर आपको 2 हिस्से बनाने हैं। एक में टाइटल लिखना है मम्मा और दूसरे में लिखना है पापा। और अब यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको मम्मी और पापा में से कौन कौन से पॉजिटिव गुण हैं वो लिखने हैं। मम्मी के पॉजिटिव गुण और पापा के पॉजिटिव गुण। शादी के 3-4 साल बाद एक दूसरे के पॉजिटिव गुण ढूंढना बहुत कठिन काम है, मैं समझ सकता हूं, पर जेन्युइनली
पॉजिटिव होकर एक दूसरे के पॉजिटिव गुण्स को आइडेंटिफाई करिएगा और उसे लिखिएगा। ओके, तो चलिए आपको मुझे रिप्लाई देना है कि मम्मा के एम लिखना है और ये मम्मा के पॉजिटिव गुण है, और पी लिखना है ये पापा के पॉजिटिव गुण है। ऐसे लिखकर आप रिप्लाई करना शुरू करिए। ओके, मम्मा शार्प माइंडेड, ओके वेरी गुड। आराम से सोचते जाइए, लिखते जाइए कौन कौन सी ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज है, पॉजिटिव बातें हैं आप में और आपके हस्बैंड में कि जिसकी तारीफ सबको ही करते हैं, जिनके बेनिफिट्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं कि यस ये गुण ऐसा है तो इसकी ये इम्पैक्ट आ रही होगी वगैरह वगैरह। कामनेस, हेल्पिंग एवरीवन, काइंडनेस, पेशेंस, वेरी गुड। बोथ संस्कारी, पेशेंस, नाइस। Help to everyone, mama positive, humble, patience, papa humble nature, best photographer, smart, patience, emotional, intelligence, very intelligent, okay, very good. Yes, YouTube पर भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं और वो भी रिप्लाई दे रहे हैं अपने अपने गुणों के बारे में। ग्रेट, सो ऑलमोस्ट सेकंड लिस्ट भी आप सभी के पास तैयार हो चुका है। अब तीसरा लिस्ट बनाना है। तीसरे लिस्ट में अगेन 2 सेक्शन, मम्मी और पापा, 2 अलग अलग टाइटल, और दोनों में आपको लिखना है मम्मी और पापा के इंप्रूव करने लायक गुण। कौन कौन से गुण आपको ऐसे लगते हैं जो हमें इंप्रूव करने चाहिए? किसी को आलस बहुत आती है, डिसीजन नहीं ले पाते, गुस्सा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो गुस्से के बारे में भी आप बता सकते हो। यस, तो डिसीजन लेवल, यस, लेजीनेस, इरिटेशन, बहुत सारी चीजों में इरिटेशन हो जाता है, डिलेनेस, यस, काफी बार चीजों को डिले करते रहते हैं, अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे। एंगर, एंगर तो कॉमन है ही, सभी के अंदर देखने को मिलता है, कम या ज्यादा प्रमाण में। बहुत रेयरली लोग होते हैं जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। मम्मा का गुस्सा, पापा का कभी कभी जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाना, यस वेरी गुड। देखिए, जब तक हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक इन बातों को बच्चे में इंप्रूव कैसे करेंगे? तो हमें, क्योंकि देखिए बच्चा आने वाला तो हमारी ही प्रोडक्ट है ना, हम में से ही आने वाली चीज है, तो हमारे जिन्स की इंपैक्ट उस पर आने वाली है। हमें हमारे जिन्स पर कुछ होमवर्क करना है जिसकी वजह से एक पावरफुल इंप्रोवाइजेशन हम बच्चे में ला सके। रिटेलिएशन, शॉर्ट टेम्पर, फॉरगेट, इम्पेशंस, सीरियल, इंस्टाग्राम, मोबाइल, मैनियाक, ओके, एंगर, ओवरथिंकिंग, ग्रेट ग्रेट। चलिए, ऑलमोस्ट सभी का लिस्ट तैयार हो गया। अब आपको पहले लिस्ट के साथ बाद वाले दोनों लिस्टों को कंपेयर करना है। आपने अपने बेबी के लिए जो गुण सोचे हैं उसके साथ मम्मी पापा में कौन से गुण हैं और इंप्रूव करने लायक कौन से गुण हैं, इसे कंपेयर करना है। और कंपेयर कर कर क्या फीलिंग आ रही है वो आपको मुझे बताना है कि कंपेयर करते समय आपको क्या लग रहा है। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर हंसी आने लग गई है, स्माइल आ रही है। हमें बच्चा तो चाहिए रॉकेट जैसा। 15 गुणों का लिस्ट बनाया है, हम में कितने हैं? 5। इंप्रूव करने लायक कितने हैं? 4। तो बाकी के 6 कहां से आएंगे? आसमान से टपकेंगे? यस, बिल्कुल यति जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत सही दिशा में होगी तभी बेनिफिट मिलेगा, राइट? सुबह उठे, गाड़ी निकाली और चालू कर दिया, 100, 200, 300 किलोमीटर तक चलते रहे, मंजिल आई नहीं, कहां से आएगी? तय कर कर निकले थे, कहां जाना है? जब तय ही नहीं किया तो कितना भी ट्रैवल क्यों ना करो, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो सिर्फ ड्राइव होने वाला है, पर हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो हमें अगर प्रॉपर जगह पहुंचना है तो अब हमें इस लिस्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चे में जो गुण आप लाना चाहते हो उनमें से जो गुण मम्मी पापा में हैं उन पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बच्चे में आ ही जाने वाले हैं क्योंकि वो आपके जिन्स में है ऑलरेडी। जिन गुणों को इंप्रूवाइज करने के लिए आपने सोचा है उन पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो इंप्रूव होकर आपके बच्चे में आए।
पर जो गुण आपके अंदर है ही नहीं, ना इंप्रूव करने के लिस्ट में है, पर बच्चे में चाहिए, उन पर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको आज रात को सोने से पहले क्या करना है, जैसे हम कमरे के अंदर बाल गोपाल का फोटो या प्यारे क्यूट दिखते हुए बच्चों का फोटोग्राफ लगाकर रखते हैं ना, वैसे ही एक चार्ट बनाइए। उसके अंदर आपको बच्चे में जो जो गुण लाने हैं उन्हें इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। जो सबसे हायर प्रायोरिटी पर है, जो सेकंड प्रायोरिटी पर है, और जो थर्ड प्रायोरिटी पे। थर्ड प्रायोरिटी पर क्या आएगा, जो ऑलरेडी आप में है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सेकंड प्रायोरिटी पर क्या आएगा, जो आप में इंप्रूव करने लायक गुण है। और फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या आएगा, जो आप में है ही नहीं पर बच्चे में हमें लाने हैं, या आप में कम प्रमाण में है, जिन पर आपने ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। अब इस लिस्ट को अच्छे से डेकोरेट करिए। इस गुणों के रिलेवेंट जो महान पुरुष या स्त्री आप जानते हैं, या इवन फैमिली मेंबर, कि भाई मेरे देवर का स्वभाव बहुत अच्छा है, उनको गुस्सा नहीं आता, मेरे पापा जी ऐसे हैं जिनको सबकी मदद करने की भावना रहती है, तो आप इनको भी अपने रोल मॉडल में इंक्लूड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से ही ढूंढ कर लाने हैं, राइट। हमारे फैमिली में भी काफी अच्छे लोग होते हैं। इनके फोटोग्राफ्स उन गुणों के साथ चिपका दीजिए, और इस मास्टर प्लान को आप अपने कमरे में लगाकर रखिए। दिन में 10 बार 15 बार इसे देखिए। इसे जितना ज्यादा देखेंगे, इसे जितना ज्यादा सोचेंगे, उतनी इंपैक्ट आपके बच्चे पे आप ला पाएंगे, और उतना आप भी जागरूक होंगे। लगता है रिलेवेंस है, इंपैक्ट आएगा ऐसा करने से। तो ये चीज आज रात को आपको कंप्लीट करनी है सोने से पहले, और ये चार्ट बनाकर आपको हमें व्हाट्सएप करना है कि आपने कैसा ड्रॉ किया है, कैसा बनाया है, राइट। तो जिनका भी कुछ, अगर उसमें कुछ इंप्रूवाइजेशन की गुंजाइश होगी तो हम गाइड करेंगे आपको व्हाट्सएप के जरिए कि यस, यहां पर आप इंप्रूवाइज करिए, इससे रिपेयर करिए, इसकी जगह आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप। अब एक बार लिस्ट तैयार हो गया कि कैसे हमें इसको बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, अब सेकंड टास्क आता है कि हमें इन गुणों को हमारी लाइफ में इंप्रूवाइज करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, हमें हमारी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, हमारे जीने का तरीका, उसमें कुछ चीजों को इंप्रूव करना है, जिसके द्वारा हम हमारा ये जो गोल हमने डिसाइड किया है उसे अचीव कर पाएंगे। तो क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो 12 ब्रह्मास्त्र हैं, 12 एक्टिविटीज हैं जो हम आपको डे बाय डे तीनों दिनों में सिखाने वाले हैं। पहले दिन में हमने 3 एक्टिविटीज सीखी थी, कौन कौन सी, गर्भ संवाद, दूसरी एक्टिविटी राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ और ऐसी एक्टिविटीज के बारे में। तो पहली एक्टिविटी जो मैं आपके संग आज डिस्कस करने वाला हूं वो है रीडिंग एक्टिविटी। अब रीडिंग के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो रीडिंग को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। 2 चीजें हैं जो हमें रीडिंग में फोकस करनी है। पहली चीज है जो है स्टोरीज, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी है हमें प्रेगनेंसी के दौरान। तो कैसी कैसी कहानियां पढ़ी जा सकती है, आप मुझे सजेस्ट करेंगे। अगर कहानियों की बात आती है तो आपके मन में कौन कौन सी कहानियां याद आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अकबर बिरबल की कहानियां, राइट, जहां पर हमें कुछ चतुराई की बातें सुनने को मिलती है, याद आती है। रामायण की, कृष्ण चरित्र की, या महान पुरुष जो हो गए शिवाजी महाराज वगैरह, उनके बालपन की, बचपन की कहानियां, राइट, वो हम बचपन में काफी सुनते थे। विष्णु पुराण, यस, धार्मिक रिलेटेड कहानियां, ओके। चाणक्य नीति, ये किताबें पढ़ने की बात हो गई, राइट। और अभी मैं सिर्फ कहानियों की बात कर रहा हूं, यस। पंचतंत्र, बिल्कुल परफेक्ट। हितोपदेश, तेनालीरामन, अकबर बिरबल, श्यामाची आई, ओके, ये भी कोई कहानी का संपुट होगा शायद। तो ऐसी अलग अलग कहानियां हमें प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना एक पढ़नी है। क्यों पढ़नी है भाई कहानियां? कहानी पढ़ने का एक बहुत पावरफुल बेनिफिट है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है और कड़वी दवाई खाने से नहीं मानता, तब माता क्या करती है, उसे कुछ मिठाई के साथ मिक्स कर देती है, और वो मीठा बच्चे को खाने को देती है, ताकि बच्चा मिठाई के साथ साथ कड़वी दवाई भी खा जाए। कहानियों का काम भी कुछ ऐसा ही है। डिफिकल्ट लेसन्स लाइफ के,
मोरल वैल्यूज, ये सीधा सीधा सिखाना बहुत डिफिकल्ट है, पर जब उन्हें हम कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं ना, तो वो बड़ी आसानी से सिखाई जा सकती है बातें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी है। जब आप अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ोगे तो उन कहानियों के माध्यम से मोरल वैल्यूज जाएगी बच्चे के दिमाग में, और वो जो बोधपाठ, वो जो मोरल वैल्यूज जाएंगी, वो लाइफ टाइम उसकी लाइफ में हेल्पफुल होने वाली है। यस, अच्छी अच्छी बोध कथाएं, 24 तीर्थंकर की जो कहानियां हैं जैन संप्रदाय में, उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें हमको बौखला नहीं जाना है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। रोज एक चीज पढ़िए, रोज एक कहानी, डोंट ओवर इट। आज सर ने कहानी पढ़ने का कहा था ना, आज तो मैं सोने से पहले 50 कहानी पढ़ ही लूंगी, तो नहीं होगा। आज 50 पढ़ी, कल से गायब हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। रोज एक एक कहानी पढ़नी है, डे बाय डे हमें इसे करते रहना है। दूसरा रीडिंग का टास्क जो कि है बायोग्राफी। महान पुरुषों के जीवन चरित्र के किस्से पढ़िए। पूरी बायोग्राफी पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पूरी बायोग्राफी अगर पढ़ने चले गए तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल से 1 या 2 बायोग्राफी कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि बायोग्राफीज आर इन वॉल्यूम्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती है, 500 पेजेस, हजार पेजेस। तो हमें पूरी बायोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से अच्छे अच्छे किस्सों को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को रियल लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है वो सिखा पाओगे। क्योंकि बायोग्राफीज में अक्सर क्या होता है कि महान पुरुषों ने अपने लाइफ में जब भी कोई चैलेंजेस फेस किए थे, तब उनको कैसे शॉर्ट आउट किया, उसका तरीका उन्हें वहां पर समझ में आता है, राइट। तो वो टास्क हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना है। अब इसमें आप अगर कोई धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हो, तो वहां पर कोई गुरु परंपरा है, वहां पर कोई संत महात्मा का जीवन चरित्र आता है, तो आप वो भी प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़ सकते हो, उनके किस्से भी पढ़ सकते हो। अल्टीमेटली हमें कोई पावरफुल लेसन्स, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बच्चे तक पहुंचाना है। क्लियर? तो कुल मिलाकर हमने 5 एक्टिविटीज अभी तक सीख ली। पहला गर्भ संवाद, दूसरा राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, तीसरा लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, चौथा स्टोरी रीडिंग और पांचवा बायोग्राफी रीडिंग। ये 5 एक्टिविटी हमने आज कंप्लीट की है और बाकी की 7 एक्टिविटीज मैं आपको कल सिखाने वाला हूं। पर अभी टाइम आता है गर्भ संवाद का। गर्भ संवाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट फेल हमें रोजाना करनी है। तो चलिए आज के सेशन में भी हम गर्भ संवाद को इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ से ऑडियो प्ले करने जा रहा हूं। आज कुछ नया गर्भ संवाद में आपको सुनाने वाला हूं। तो आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ मम्मा के टमी पर, पेट पर, गर्भ पर रखेंगे और बच्चा अभी हमें सुन रहा है, ऐसे हम गर्भ संवाद में जुड़ेंगे। माता बनने की इच्छुक या मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादात्म्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है,
ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए, उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। गर्भ संवाद। हे दिव्यात्मा, तेरी मनुष्य के जैसी आकृति की रचना भी तो हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बेटा कहकर संबोधित करूंगी। हाँ बेटा, इस महीने में तेरा संवेदन तंत्र विकसित हो रहा है, तेरे कानों का भी विकास हो रहा है, मतलब कि अब तुझ में मुझे सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी शक्ति विकसित हो रही है। तेरे कोमल कानों को अच्छा लगे ऐसा मधुर पक्षियों का गुंजन, मधुर संगीत और नन्हे मुन्हे बच्चों की कहानियां भी मैं तुझे सुनाऊंगी। बेटा, मैं कुदरत के बनाए सुंदर रंग बिरंगे फूलों से रूम को सजाती हूँ। फूलों की माला बनाकर भगवान को चढ़ाती हूँ। हर रोज सूरज दादा और चंदा मामा से प्रार्थना करती हूँ कि तुझ में उनके जैसी तेजस्विता और शीतलता आए तथा आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन तमाम पंचभूतों से तेरी रक्षा करने की मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि आसमान की तरह उच्च विचार, जल की तरह बहते रहकर परिश्रम करना, वायु के जैसी विशालता, अग्नि समान सदा प्रकाशमान रहना तथा पृथ्वी के जैसी स्थिर गंभीरता इत्यादि गुण तुझ में आए, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? वॉइस इज टू लो बट यू कैन लिसन मी। या अभी आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट ग्रेट। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? गर्भ संस्कार में आज कुछ हमने नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया, एक नया थॉट पंच तत्व के बारे में कि कैसे पंच तत्व के द्वारा हम बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव गुण का आह्वान कर सकते हैं, उस थॉट को हमने कवर किया। ऐसे करीबन 120 डिफरेंट गर्भ संवाद हमने डिजाइन किए हैं, जिन्हें प्रेगनेंसी के पर्टिकुलर मंथ वाइज अगर रेगुलर सुना जाए तो उसकी एक पावरफुल इम्पैक्ट बच्चे पर क्रिएट की जा सकती है। और करने से मम्मी पापा का तो पॉजिटिव फीलिंग आता ही है। आज भी ऑलमोस्ट सभी के रिस्पॉन्सेज वही आ रहे हैं कि फैंटास्टिक, अमेजिंग, बेबी मूवमेंट फील हुई। और गर्भ संवाद तो इतना पावरफुल है कि अगर किसी माता को नॉर्मल कंसीव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी अगर वो माता गर्भ संवाद की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो बच्चे को नॉर्मली कंसीव किया जा सकता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो गर्भ संवाद इतना पावरफुल है, अगर पॉजिटिव थॉट के साथ माता पिता अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को कंसीव करने के लिए वो बहुत इजीली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो माइंड को डाइवर्ट कैसे करें? रेशमा जी, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर। नेगेटिव विचार ऐसे ही नहीं आते। नेगेटिव विचार तभी आते हैं जब हम फालतू बैठते हैं और कुछ काम नहीं होता हमारे पास। जब इंसान बिजी होता है ना, तब नेगेटिव विचार नहीं आते।
तो हमें प्रेगनेंसी के समय इस बात को केयरफुली ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा रूटीन लाइफ का जो काम है वो खत्म हो जाता है, तो हम खाली बैठे हुए मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए टाइम पास ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार वहीं से आते हैं। और अगर मोबाइल रख भी दिया है और कुछ भी काम नहीं है हमारे हाथ में, तो डेफिनेटली नेगेटिव विचार ही आने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार लाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना होता, पॉजिटिव विचार लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो कंपल्सरी हमें प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आए, और वो पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें कंपल्सरी ये जो 12 एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूं ना, उनमें अपने आप को एंगेज रखना है। कल हमने आपको स्वेटर बुनने का एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल क्या था? स्वेटर क्या 2-3 दिन में बुना जाता है? नो। स्वेटर बुनने के लिए 3-4 महीने 6 महीने का समय लग जाता है माता को। तो वो कब करती है? रूटीन काम में तो नहीं हो सकता। पर प्रेगनेंसी के दौरान जब भी वो फ्री पड़ती थी, तब वो क्या कर रही थी? स्वेटर बुनने में बिजी थी। और स्वेटर बुनते समय दिमाग खाली नहीं है, फोकस सारा कहां पर है, कंसंट्रेशन सारा कहां पर है? दोनों सुइयों पर। और उसी की इंपैक्ट है कि माता ने नेगेटिव विचार कम किए। अब स्वेटर बुनने के लिए अगर मैं आपको कहूंगा 6 महीने तक, तो शायद आप में से सबको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि अभी की जनरेशन में हम लोग है ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो वी वांट अ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक पजल सॉल्व कर लिया, एक स्टोरी पढ़ ली, गर्भ संवाद कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, ड्राइंग बना लिया। तो रोज दिन में ऐसे 12 टास्क अगर मैं आपको डिजाइन कर कर दे देता हूं और उन्हें आप अपने फ्री टाइम में करते हो, तो नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने आप कम होने लगेगा। और नेगेटिव एनवायरनमेंट कम करने का दूसरा तरीका क्या है? खुश रहने वाली एक्टिविटीज करो, ऐसे टास्क करो जिनके द्वारा आपको पॉजिटिविटी की इंपैक्ट पड़े। देखिए, हमने सभी ने काफी बार ये नोटिस किया है ना कि जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, कोई अच्छा मूवी देखते हैं, कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं, तो थोड़ी देर तक हम पर उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट रहती है। तो आदर्श गर्भ संस्कार का तरीका क्या है? पूरे दिन के दौरान हर थोड़ी थोड़ी देर में इन 12 एक्टिविटीज को करते रहो। मतलब 12 एक्टिविटीज बार बार नहीं करनी है, पूरे दिन के दौरान हर एक्टिविटी एक बार करनी है। सुबह एक कर ली, 10 बजे दूसरी की, 12 बजे तीसरी की, 2 बजे चौथी की। ऐसे करते हुए रात को सोते समय तक ये 12 टास्क जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप कंप्लीट कर लो, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको पॉजिटिविटी का बूस्टर मिलता रहेगा। ये पॉजिटिविटी की वैक्सीन है, और ऐसा करने से एक पावरफुल इंपैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। आप में से किसी के भी मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो कल के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको आज अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस टाइप कर कर भेज सकते हो, ऑडियो मैसेज के जरिए भेज सकते हो अगर आपका क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चंस आपके अगर हमारे पास आज रात तक आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कल के सेशन में हम कंप्लीटली इंक्लूड कर लेंगे। स्टोरी कैसे पढ़नी चाहिए, इस बारे में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टोरी पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, आप स्टोरी मन में भी पढ़ सकते हो, बोलकर भी पढ़ सकते हो, देखकर भी, वीडियो में भी देख सकते हो। अलग अलग वेरिएशंस आप ट्राई करो। सो हर एक वेरिएशन के थ्रू हम बेबी के पास एक पावरफुल नॉलेज पहुंचा सकते हैं। राइट? सो गॉट इट ऑल क्लियर? 5 एक्टिविटीज हमारे मन में क्लियर हो चुकी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक पावरफुल लिस्ट है, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सेव कर लीजिए अपने पास। आप अपने बेबी का जब मास्टर लिस्ट बनाने बैठोगे ना, तब ये लिस्ट आपके काम आएगा। क्योंकि ज्यादातर माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को फिजिकली फिट और इंटेलिजेंट बनाने पर ही फोकस करते हैं, पर इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली भी बेबी को पावरफुल बनाना इतना ही जरूरी है। क्योंकि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग आईक्यू और पीक्यू में पावरफुल थे, पर सक्सेस पर टिके रहने वाले लोग, क्योंकि सक्सेस पर पहुंचना आसान है, टिके रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है, टिके रहने वाले लोगों में इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट पावरफुल देखा गया। तो एक समझदार माता पिता के तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे होने वाले बच्चे का आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू, एसक्यू चारों कोशेंट इक्वली पावरफुल बनाने हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात आज बताने वाला हूं,
जिसे कहते हैं स्टेम सेल बैंकिंग। प्रेगनेंसी के दौरान इन 9 महीनों में स्टेम सेल के बारे में जानकारी होना सभी माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टेम सेल मेडिकली एक बहुत बड़ा चमत्कार है हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ये एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या रिलेवेंस है हमारी लाइफ के साथ, तो थोड़ा पुरानी बातों की तरफ मैं आपको ले जाता हूं। पहले के समय में क्या होता था कि बच्चे की जैसे ही डिलीवरी होती थी ना, तो बच्चा और माता एम्ब्रिकल कोड से, गर्भनाल से जुड़े हुए होते हैं। वो जो गर्भनाल को काटते थे, उस गर्भनाल का एक टुकड़ा हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी वगैरह संभाल कर रख लेते थे और करीबन 3 महीने तक उसे संभाल कर रखा जाता था, क्योंकि 3 महीने के बाद वो कुछ काम का नहीं रहता था, उसे फेंक देना पड़ता था। पर 3 महीनों के दौरान नया जन्मा हुआ नवजात शिशु अगर उसे डायरिया हो जाता है, उसे बुखार आ जाती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उस गर्भनाल के टुकड़े को घिसकर उसका पानी बच्चे को पिला दिया जाता था और बच्चा ठीक हो जाता था। राइट? अगर ये बात अपने दादा, अगर आपकी दादी माँ या ऐसे कोई 50-60 साल पहले के व्यक्ति जीवित हैं, इससे ज्यादा उम्र वाले, उनसे अगर आप ये बात पूछोगे तो वो इस बात के लिए तुरंत अग्री करेंगे और आज भी काफी घरों में ये परंपरा चल रही है। तो ये क्या है? जो गर्भनाल होता है, जो एम्ब्रिकल कोड होता है, उसमें एक पर्टिकुलर वेन में ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मॉडर्न समय में हम स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये स्टेम सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके द्वारा हमारे शरीर के बाकी तमाम अंगों का निर्माण होता है। हमारे शरीर के मैक्सिमम अंग बेसिकली स्टेम सेल्स में से बनते हैं। तो इन सेल्स की कैपेसिटी, जो कि पहले के समय में हम सिर्फ 3 महीने तक संभाल कर रख सकते थे, अब मेडिकल साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया है कि इन स्टेम सेल्स को लाइफ लॉन्ग, काफी लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर रख सकते हैं। और एडवांसमेंट इतना हुआ है कि इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर आने वाले समय में, भगवान ना करे कि हमारे होने वाले बच्चे को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उस बीमारी के समय इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व जो किए हुए हैं, उनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम उस रोग में से भी बच्चे को बचा सकते हैं। और करीबन 80 से ज्यादा ऐसे रोग हैं जिनका सॉल्यूशन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर किया जा सकता है। और करीबन 120 जितने और नए डिसीजेस हैं जिन पर स्टेम सेल्स का रिसर्च चालू है। सो आने वाले समय में करीबन 150 से 200 ऐसे रोग होंगे कि जिनकी बीमारी का सॉल्यूशन स्टेम सेल्स बैंकिंग के द्वारा हम ला सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? आने वाले खतरे से बचने के लिए। तो स्टेम सेल्स बैंकिंग एक बायोमेडिकल सॉल्यूशन है जिसके द्वारा हम आने वाले समय में बच्चे को अगर कोई बीमारी होती है तो उससे बचाने के लिए उसका एक इंश्योरेंस बना रहे हैं, उसकी एक सेफ्टी मेजर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो स्टेम सेल बैंकिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट। बहुत डिटेल में हर एक बातों को समझना होता है और काफी केसेस में स्टेम सेल्स अगर आपके होने वाले बच्चे का आपने प्रिजर्व किया है तो उसका फायदा आप, आपके हस्बैंड, उस बच्चे के सिबलिंग्स, बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर्स और मम्मी पापा के मम्मी पापा, दोनों तरफ के मम्मी पापा, राइट? पत्नी के भी, मम्मा के भी मम्मी पापा और पापा के भी मम्मी पापा, 3 पीढ़ियों तक इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज प्रेगनेंसी के दौरान होना जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी के समय, डिलीवरी होते ही मैक्सिमम 30 मिनट के समय में इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर एक पर्टिकुलर कंडीशन में रख लेना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये बायोमेडिकल वेस्ट बन जाते हैं, इसे डस्टबिन में डालना पड़ेगा, इसका कोई बेनिफिट हम नहीं ले सकते। इसलिए इसके लिए अगर हमें डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन हमें डिलीवरी होने के एटलीस्ट 10 दिन पहले कंप्लीट डिसीजन ले लेना पड़ता है। तो ये बात समझनी, बहुत डिटेल में समझनी बहुत जरूरी है हर प्रेग्नेंट माता पिता को। ब्लड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर्स, मैलिगेंट ब्लड डिसऑर्डर्स, ऐसे ढेर सारी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनने में भी हमें अच्छा फीलिंग नहीं आएगा,
इवन कोरोना को लेकर भी स्टेम सेल्स बैंकिंग के द्वारा काम शुरू हो चुका है, इसकी मदद से कोरोना पर भी इंपैक्ट पाया जा सके। तो इस वजह से स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज नहीं दे सकता, तो इसके लिए स्टेमसाइट इंडिया ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के साथ जुड़कर आप सभी के लिए इस वर्कशॉप का भी आयोजन किया है, उसी संस्था ने एक और पावरफुल आयोजन किया है हम सभी के लिए कि आप स्टेम सेल बैंकिंग का पूरा फ्री प्रेजेंटेशन, जो करीबन 30-35 मिनट का होता है, आप अपने घर बैठे उस प्रेजेंटेशन को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा आपको प्रेजेंटेशन के लिए लेने की खर्च करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में या नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सेशन खत्म होने के बाद इस नंबर पर आपको कॉल कर अपना कन्वीनियंट टाइम प्रेजेंटेशन के लिए बुक करवाना है। तो स्टेमसाइट इंडिया की टीम आपको कॉल कर आपके कन्वीनियंट टाइम पर, क्योंकि ये डिसीजन या ये पूरा मेडिकल रिलेटेड जो नॉलेज है वो आप अकेले समझोगे तो अभी काम का नहीं है, ये आपको अपने फैमिली के साथ समझना पड़ेगा। तो आपको अपनी फैमिली के साथ ये प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लेना है। कोरोना की वजह से स्टेमसाइट इंडिया ने बहुत ब्यूटीफुल व्यवस्था की है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस पूरे प्रेजेंटेशन को ले सकते हो, और इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको इस पूरी नॉलेज को इन डेप्थ समझाया जाएगा। हार्डली 30 मिनट का टाइम लगता है, बट 30 मिनट में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि ये स्टेम सेल बैंकिंग एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या बेनिफिट आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री प्रेजेंटेशन है, डेफिनेटली आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई प्रेग्नेंट है और उन्हें गर्भ संस्कार की तरह स्टेमसाइट बैंकिंग के बारे में भी नहीं पता है, तो उन्हें भी ये बात आपको बतानी चाहिए। उन्हें भी कहिए कि इस नंबर पर जाकर अपना प्रेजेंटेशन, फ्री प्रेजेंटेशन बुक कर ले और अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट को समझे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय इस नॉलेज को भी अच्छी तरीके से लेना अति आवश्यक है। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, जो भी फ्रेंड्स आज इस प्रेजेंटेशन को बुक करवाने वाले हैं, उन सभी फ्रेंड्स को स्टेमसाइट इंडिया की तरफ से मी एंड मॉम्स का 750 रुपए का 750 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो प्रेजेंटेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, साथ ही साथ एक वाउचर भी मिलने वाला है। तो सेशन खत्म होते ही आप याद रखकर तुरंत ही अपना प्रेजेंटेशन बुक करवा लीजिएगा। अब बारी आती है कल के विनर्स की। कल हमने कंपटीशन अनाउंस किया था, आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में 16 संस्कार कहां बताए हुए हैं और साथ ही साथ एक ड्राइंग बनाकर हमें भेजना था। आप में से काफी सारे लोगों ने, करीबन 78 से ज्यादा एंट्रीज हमारे पास आई कल रात तक में ही, और कुछ फ्रेंड्स ने, लगभग 12-13 फ्रेंड्स ने आज भी हमें अपने एंट्रीज सबमिट की। उनमें से एक रैंडम एल्गोरिथम के द्वारा हमने टॉप 5 लोगों को विनर अनाउंस किया है। यति गर्ग जी, पायल जी, योगिता जी, भाविशा जी एंड वृषाली जी, ये सारे आज के विनर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सभी को अपने ईमेल आईडी पर कल हमारी तरफ से गिफ्ट वाउचर्स पहुंचा दिए जाएंगे। और आज का जो हमारा कंपटीशन है वो ये रहा। तो अगर आपने कल हिस्सा नहीं लिया था या कल आपका नंबर नहीं आया था, तो डोंट वरी, आज कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आज आपका नंबर आ जाए। आज का 2 टास्क है, आज के 2 टास्क है। पहला टास्क, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में हमने प्रेगनेंसी राग दिए हुए हैं। प्रेगनेंसी के कौन से महीने में कौन सा राग सुनना चाहिए, और वो राग के ट्रैक के साथ आप कभी भी सुन सकते हैं उन राग को। ऐसी एक सुंदर व्यवस्था हमने इस एप्लीकेशन के अंदर बनाकर दी है। तो ये कौन से सेगमेंट में है वो आपको ढूंढकर बताना है। और दूसरा टास्क है, आपको अपने किसी पुराने दोस्त को फोन करना है जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है। वो आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है। कोरोना की वजह से बात नहीं की या किसी भी वजह से 2-4 महीने, 2-4 साल, 5 साल से बात नहीं की, उससे कॉल करिए, अपने प्रेगनेंसी का न्यूज दीजिए, खुशखबरी सुनाइए, और गर्भ संस्कार के बारे में वर्कशॉप में आप जो कुछ सीख रहे हैं वो बातें भी उनसे शेयर करिए। और ये कॉल करने के बाद डेफिनेटली ये कॉल 5-10 मिनट में खत्म होने वाला नहीं कॉल होगा।
क्योंकि आप उसी फ्रेंड को फोन करने वाले हो जिससे बात करने में आपको एटलीस्ट 30 मिनट या 1 घंटा लगने वाला है। तो कॉल खत्म होने के बाद आपका और आपके फ्रेंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस आपको लिखकर हमें भेजना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है। प्लस आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं पेंडिंग, तो वो क्वेश्चंस भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिएगा। तो कल के सेशन में हम उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। कल के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डाइट, योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाकी बची जो 7 एक्टिविटीज है उनमें खैर डाइट और योगा एक हिस्सा है ही, तो बाकी बची 5 एक्टिविटी और कुल मिलाकर 12 की 12 एक्टिविटीज हम प्रॉपरली कल डिस्कस करेंगे। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कैसे कर सकते हैं ताकि आप कॉन्स्टेंटली गर्भ संस्कार का पालन अच्छे से कर सके, प्लस पॉजिटिव रह सके, जॉयफुल रह सके। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमने इस एप्लीकेशन में कर रखी है, तो वो भी कल हम आपको बताएंगे। और कल हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो कल आप सभी को अच्छे से सज धज कर, संवर कर, ट्रेडिशनल वेयर में तैयार होकर आना है। साथ ही साथ कुछ स्वीट्स लेकर आना है, राइट। अगर आप घर पर कुछ बना सके, खीर या हलवा वगैरह, तो बेटर है। अदरवाइज आप गुड़ या शक्कर लेकर भी बैठ सकते हैं। हम कल एक संकल्प विधि करेंगे ताकि आप प्रेगनेंसी को लेकर, गर्भ संस्कार के पालन को लेकर अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए, एक पॉजिटिव फीलिंग आए। और उसी के साथ हमारी एक पावरफुल यात्रा कल सेशन खत्म भले होने वाला है, पर कल से हम एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हम संकल्प विधि में भी कल जुड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कल का हमारा सेशन रहेगा। कल तक के लिए सभी को हैप्पी गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज सेशन। और कल के सेशन का भी टाइमिंग सेम यही रहेगा, 2 बजे का। सेम लिंक्स पर ही आपको ज्वाइन होना है। हम लिंक्स आपसे कल वापस शेयर नहीं करने वाले, सेम लिंक तीनों दिन बरकरार रहने वाली है। और आज का जो सेशन है वो भी हमारी YouTube चैनल पर आने वाले 7 दिनों तक अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई पोर्शन आपका मिस हो गया है, आपको रिवाइज करना है, या आप अपने किसी फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सेम लिंक आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। हमारी YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वहां से रेगुलर बेसिस पर नए नए अपडेट्स मिलते रहे, हमारे आने वाले वर्कशॉप्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। और सेशन खत्म होते ही स्टेमसाइट इंडिया के नंबर पर कॉल कर अपना फ्री प्रेजेंटेशन बुक करवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैप्पी गर्भ संस्कार। कल मिलते हैं शार्प 2 बजे। You've probably heard about cord blood stem cells, but what do they actually do? And where can you find them? Cord blood is the leftover blood in a child's umbilical cord at birth. It has all sorts of amazing benefits and untapped potential. And scientists are only just beginning to discover all of its special healing powers. Most of its powers come from stem cells. Think of stem cells as super cells that can repair or replace damaged cells in your body. It's like having a backup of the healthiest version of you. Most people are unaware of the benefits of cord blood. And as a result, their baby's cord blood is discarded as medical waste. That's crazy. Cord blood stem cells are multipotent cells that have the special ability to develop into any type of blood cell found in the body. That's why scientists thought, why not use the stem cells to treat debilitating diseases? A few years of research and ta-da! It worked. Cord blood stem cells have been used for over 25 years in treatment of diseases like leukemia, sickle cell anemia, plus about 80 other diseases and conditions. And researchers have had promising results in using cord blood stem cells to treat Alzheimer's, cerebral palsy, heart diseases, autism, and even spinal cord injury. Wow, that's amazing! And just to think we've only just begun. Imagine what we could do with cord blood stem cells in the next 30 years. Saving your baby's cord blood now means your family will benefit from the amazing powers cord blood has to offer. So, protect your family's long-term health by making the decision to save your baby's cord blood today.